क्या भविष्य में कोई संगठन की जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाएंगे? अगर ऐसा है तो जरूर मैं पूरी अपनी जी जान लगाऊंगा, क्योंकि जब टिकट कटा कि क्या लग रहा था कि टिकट कट जाएगा? दुख हुआ इस बात का बाद में कि बिना बात करे एक व्यक्ति के कहने से पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। जय और वीरू की जोड़ी कहलाती थी आपके फादर साहब की और राजेंद्र राठौर, जिनको आप प्यार से काका से भी करती रही। उनके मन में खटास तो बहुत पहले से थी, अब क्यों थी ये तो वही जानते हैं। इनसिक्योरिटी रही होगी, पर इनसिक्योरिटी ने उनकी कैरियर को एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। जिन्होंने अपने आप को सो कॉल्ड मुख्यमंत्री बता रखा था कि उनके द्वारा बांटी की टिकटें और उनका जो पॉस्चरिंग थी पूरे स्टेट में कि हम ही हैं नेक्स्ट। बीजेपी से कांग्रेस में आने के बाद राहुल कसवा खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बहुत खुली हवा में सांस ले रहे हैं, खुश हैं। और ये तो एक कल्चर बन गया था 14 के बाद कि जिसको भी ये कल्चर बना था, कई जगह ऐसा था प्राइम मिनिस्टर सांसद चुन रहा है। जनता कैसे देगी आशीर्वाद? फिर तो अगली बार तो चूरू में कैंडिडेट तमिलनाडु आएगा। भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आने को एक सफल प्रयोग मान रहे हैं या आगे के लिए कोई चिंता दे रहे हैं? बिना रीजन के काका ने कह दिया इसलिए तो काका को तो नहीं कहने देंगे। ये तो मेरा चैलेंज पक्का था कि कुछ भी रिजल्ट हो। काका की सोच के खिलाफ अगर राहुल कसवा को मौका मिलता है तो राहुल कसवा क्या करें? काका जैसे लोग सोसाइटी के लिए फिर नासूर बन जाएंगे। ये पूरे शेखावटी बेल्ट को घुटनों के ऊपर ले आते हैं लोग कि हम ही बनाते हैं और हम ही बिगाड़ते हैं। नहीं, आप कुछ नहीं बनाते। जेपी खुद मानते हैं इस बात को कि काका जैसे लोग ने इतना नुकसान इस पार्टी का किया है, पर पार्टी कब इस बात का विचार किया? राहुल कसवा को फिल्म कौन सी अच्छी लगती है? अब मैंने देखो जी फिलहाल तो फिल्म देखना बंद कर दिया। अभी लास्ट राहुल आप चुनाव लड़िए या फैमिली ने पुश किया होगा, क्या मोमेंट था उस समय? अचानक क्या क्या विचार आए? मैं तो शॉक था कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था उस समय तो कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। हॉस्टल का एक किस्सा बताइए राहुल जी, जो बदमाशी की शुरू से की तो जरूर होती मैं चलता है हॉस्टल की लाइफ अलग है। एक किस्सा ऐसा मैं तो कुछ नहीं बता, याद नहीं आएगा, पर ठीक है। आपने बताया कि आप गाड़ियों के शौकीन हैं, कौन सी गाड़ी पसंद है? अभी तो मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल है, पर ठीक है, आई लव कार्स। पॉलिटिक्स के अलावा तो अपना समय किसमें देना पसंद करते हैं? वैसे कुकिंग का मुझे शौक है, कड़ी के छौंक में लगाता हूँ। ये मैं भाभी जी बड़े खुश रहते हैं। भाभी जी गुस्सा करते हैं तो किचन में नहीं आ सकते। राहुल गांधी की यात्रा देख के क्या माहौल देख के बिहार के बारे में? वोट चोरी के प्रति बहुत बड़ा एक उस इशू को पब्लिक ने समझा है। इंडिया का हर एक यूथ ये बात तो जरूर मानता है कि गड़बड़ तो बहुत बड़ी हुई है। किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्लेम। सरकार खुद ही अपनी स्कीमों को अब मारना शुरू कर चुकी है। यूथ को जानना जरूरी। राहुल जी बात पूरी कीजिए। देखिए क्या दिया राजस्थान को इसे? किसानों की भलाई है, किसानों के बारे में सोचा है ना, तो नेहरू जी के द्वारा ही हमारे को कनाल सिस्टम दिया गया है। कितनी कनाल बनाई है पिछले 11 सालों के अंदर। अपन पाकिस्तान के जाने वाले पानी को रोकने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की 3 नदियां पाकिस्तान की है, 3 नदियां हमारी हैं। 2 MF पानी हर साल बरसात के अंदर एवरेज के ऊपर पाकिस्तान बह जाता है। कभी अपनी ने रोकने की कोशिश करी है? राहुल कसवा ने 3 मुख्यमंत्री देखे, तीनों मुख्यमंत्री के बारे में। मैम विजनरी है और हमेशा उन्हें देखिए गहलोत साहब का एग्जीक्यूशन सॉलिड था। मैंने कभी उनको रोते हुए देखा नहीं कि पैसे नहीं है। खासने का कार्यकाल अभी तक तो कुछ इंजन स्टार्ट हुआ नहीं है क्योंकि बहुत सी ज्यादा ट्रैवलिंग हेलीकॉप्टर से हो रही है। राजीव नेशनल तो टोटल फेल है, पब्लिक जानती है। नमस्कार, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं चूरू से लोकप्रिय और युवा सांसद राहुल कसवा। आज हम राहुल कसवा से जानेंगे उनके राजनीतिक सफर के बारे में, उनके कुछ निजी जिंदगी के किस्से और जो राजनीति में जो परिवर्तन आया क्या क्या कैसे रहा उसको आज हम समझेंगे। तो आज हम राहुल कसवा जी से बात करते हैं। राहुल जी पहले तो आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं राहुल जी की निजी जिंदगी से, क्योंकि राजनीतिक किस्से और उन पे थोड़े दिन बाद आएंगे। निजी जीवन में राजनीति में आने का फैसला अचानक कैसे किया? देखिए मेरी एक पॉलिटिकल फैमिली है। मेरे ग्रैंडफादर ने 1977 में फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था। हमारा 48th ईयर ऑफ पॉलिटिकल सफ़र का है और बचपन से ही देखते आए थे। घर में राजनीति माहौल है और घर में जब राजनीति आ जाती है तो घर का कोई सिर्फ एक सदस्य राजनीति नहीं करता, पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बचपन से ही मदर को फादर को देखा है कि कैसे वो इन्वॉल्व रहे हैं और मदर भी बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में रही हैं। और मेरी ग्रैंड मदर थी, वो भी पूरे घर को संभालती थी, आने जाने वाले लोगों के खाना पीने की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना। क्योंकि इन 48 साल में हमने पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा चेंज भी देखा है
पहले टाइम पे लोगों की कैसी रिक्वायरमेंट्स थी, क्या शिकायतें थी, क्या समस्याएं थी और लोग किस तरह मिलने आया करते थे। आज मोबाइल का ज़माना है, लोग टाइम लेके अपना टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो बड़ा फ़र्क देखा है, पर ये एक बात कहीं न कहीं दिमाग में ज़रूर थी कि जब पॉलिटिकल फैमिली है तो शायद एक दिन आना ही पड़ेगा और आना है करके माइंड में ये चीज़ तो थी बचपन से। पर इस रूप में आया जाएगा वो मुझे नहीं पता था। पर मुझे 2014 में मौका मिला, मेरे फ़ादर की टिकट को डिनाई किया गया था। फिर बाद में मुझे मौका मिला और फ़ादर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मैंने पॉलिटिक्स में एंट्री करी। मुझे बहुत बड़ा हेल्प उनके मेरे ग्रैंडफ़ादर की जो एक लेगेसी रही है, उनके जो कनेक्ट के लोग वोट थे, वो आज भी हमारी 2 तहसीलों में वोट अपने आप को जो हमसे मिलते हैं तो ये अपना इंट्रोडक्शन ये देते हैं कि हम मास्टर जी के वोटर हैं। तो वो हमारी सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट है और मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत अच्छा कंपटीशन भी है और एक मेरा टारगेट भी लाइफ में यही है कि जो ग्रैंडफ़ादर ने और फादर ने मेहनत करके 30-40 सालों में धीरे-धीरे करके हमने एक सिस्टम को बनाया है, लोगों का मन में जगह बनाई है और समय लगा है बहुत, मदर का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा। तो उसी के तहत आज एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन है तो थर्ड जनरेशन वोटर्स भी हमारे को मिलते हैं और नई शुरुआत 14 में हुई और एक सांसद के रूप में मुझे मौका मिला, तब से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले जब राम सिंह कसवा साहब सांसद हुआ करते थे, तो आपका रोल क्या हुआ करता था उसमें? मैं पॉलिटिकली कभी एक्टिव नहीं था, मेरा बैक ऑफिस? नहीं कभी नहीं, मैं सिर्फ इलेक्शन टाइम्स पे आता था मैं फादर के और इलेक्शंस को मैनेज करता था और फादर ने कभी कहा भी नहीं और मेरा हमेशा ये रहा है कि एक चीज़ को जब मैं कोई चीज़ में कमिटमेंट नहीं है तो मैं करता भी नहीं था उसको। न मैं कभी फील्ड में कभी एक्टिव था मैं मेरे बिजनेस जो भी मेरे पास था मैं उसको करता था और इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए मेरे को बड़ा पैशन था, बड़ा शौक था मेरे को कि कितना बेहतरीन तरीके से अपन बूथ मैनेजमेंट करें, इलेक्शन को मैनेज करें क्योंकि एमपी का इलेक्शन उस टाइम मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी मार्केटिंग में, तो काफ़ी हेल्दी हमारा इलेक्शंस को हैंडल करने का इनोवेटिव करने का बड़ा प्लान रहता था, उसी में मेरा इंटरेस्ट था। बाकी बियॉन्ड दैट न कभी पेरेंट्स ने पुश किया और न कभी हमने कुछ सोचा कि हमें भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। हम अपना बिजनेस या एजुकेशन करते थे और फिर जब बिजनेस करते करते ये मौका मिला तो फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। 14 में जब आपको एकदम कहा गया होगा कि राहुल आप चुनाव लड़िए, या फैमिली ने पुश किया होगा, क्या मोमेंट था उस समय? अचानक क्या क्या विचार आए? मैं तो शॉक्ड था कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था उस समय तो कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। अब किन परिस्थितियों में फादर को टिकट डिनाई दी गई और फिर मुझे उनके रिप्लेसमेंट में लिया गया तो पूरी फैमिली शॉक में तो ज़रूर थी क्योंकि वो वेल थॉट ऑफ आइडिया उस समय था नहीं। फादर के मन में रहा होगा, मुझे नहीं पता इस बात का कि एक दिन लेके आना है और पब्लिक हमारे जो पापा के जो यंग वोटर्स थे उनकी ये सोच थी कि बेटे को आगे लाइए और उनको आना चाहिए। वो था तो ठीक ही बैक ऑफ माइंड, पर मैंने मेरा नाम टीवी पे देखा था तो मैं तो बहुत शॉक था कि कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इसको मैनेज करेंगे, मुझे पता नहीं पर शौक था मैं ज़रूर। पर जब मुझे मिला तो मैंने एक मेरे लिए बड़ा अच्छा था क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ था। मेरे पास कोई बैगेज नहीं था तो मैंने बहुत ही पॉजिटिव वे के अंदर डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करी है और इशू बेस्ड हमेशा मैंने राजनीति पे फोकस रहा है मेरा और मैंने मेरी एजुकेशन का भरपूर इस्तेमाल किया है और बहुत कुछ सीखा है मैंने और एक सिस्टम को समझ में आया है कि कैसे आप क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में वही कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस भी हैं और ये कि जो रास्ता हम लेके चलते हैं ये बहुत टफ है, इसमें पॉपुलैरिटी इतनी जल्दी नहीं मिलती, टाइम लगता है और हार्ड वर्क करना होता है। तो सिस्टम में कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए, रिफॉर्म्स क्यों चाहिए, चीज़ें वर्क नहीं करती सरकारें। अभी 11 साल से जो सरकार है कितनी स्कीम्स लॉन्च करती है वो कामयाब नहीं हो पाते। अभी सीढ़ी बदल जाएगी। लेकिन राहुल जी, आपने कहा कि मैं चुनाव मैनेज करता था, मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जब खुद के लिए आई बारी तो राहुल कसवा के मन में डर नहीं हुआ कहीं चुनाव हारने का? नहीं, एक्चुअली क्या है, फिर हमने 1999 के आसपास हमने एक स्ट्रक्चर डाल दिया था पॉलिटिकली कि जब भी हम इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे तो हमारा ये स्ट्रक्चर रहेगा और वो हमारी टीम वही है आज तक। वो 99 से लेकर 25 होगी, वही की वही टीम है, हर तहसील पे चली जाती है वो और वही लोग 20-25 दिन वहीं रहते हैं, पूरा लोकल एमएलए के साथ कोऑर्डिनेट करके और पूरा इलेक्शन मैनेज करते हैं। हमारा क्योंकि एमपी का इलेक्शन का लुक अलग हो जाता है तो उसमें हमारा वो इलेक्शन मैनेजमेंट आज भी एज इट इज़ है, इंटैक्ट है
इवन पर बूथ तक है जो पैरेलल स्ट्रक्चर हमारा है। 14 पे कॉन्फिडेंट थे जीत की? हाँ 100%। हाँ और क्योंकि खुद के लिए मैनेज करना था ना उस समय। नहीं, मैंने तो उसमें खाली मेरे जो टीम थी उसको मैंने एक बार ही मीटिंग करी थी। मैं कहा अब तुमको देखना है, तुम्हें सब पता भी है। बाकी मेरे फादर का बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है और उनकी जो पब्लिक में हर गांव में उनके लोग हैं जो उनको आज भी बहुत कुछ मानते हैं और बहुत इज्जत करते हैं उनकी। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और फादर की जिस तरह टिकट डिनाइल हुई, जिस तरह का एनवायरनमेंट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्रिएट हुआ था, तो मेरे लोगों में बहुत गुस्सा भी था इस बात का। तो लोगों ने मेरी जीत बड़ी होनी चाहिए के पीछे बहुत मेहनत करी और रिजल्ट भी निकल के आए। पर मेरा स्ट्रक्चर मैनेज्ड है, मुझे कॉन्फिडेंस है इसमें कि अभी भी इलेक्शन हो तो हम सिर्फ एक ही मीटिंग करते हैं और वो इलेक्शन का पूरा स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है बूथ लेवल तक का, कि कौन वोटिंग कराएगा, कैसे गाड़ियाँ पहुँचेंगी, या जो भी XYZ जो भी करना होता है उसको हम मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि अभी हमारा 35th ईयर है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वैसे हमें 48 ईयर्स हो चुके हैं। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, सादुलपुर और तारानगर, जहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर फादर ने MLA के इलेक्शन भी कंटेस्ट किए हैं। तो वो 2 तहसीलें हैं, घर की तहसीलें हैं हमारी, तो वहाँ पे हमारा अच्छा भी होल्ड भी है और अच्छे लोगों का प्यार भी हमारे पास है, तो मैनेजेबल है। और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के आने के बाद में भी काफ़ी इम्पैक्ट यूथ में भी पड़ा है और यूथ के पर्सपेक्टिव से मैं आज की तारीख में पॉलिटिक्स करता हूँ और मेरा एजेंडा वही रहता है और मुझे अच्छी उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता है। आपके एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, कहाँ से पढ़ाई की, कॉलेज कहाँ से किया? मेरी मदर लॉ ग्रेजुएट है और मदर लॉ ग्रेजुएट? हाँ, मेरी मदर लॉ, बड़ी बात है शेखावटी हाँ उस समय में। हाँ मेरी मदर लॉ ग्रेजुएट है और बस कॉन्वेंट में पढ़ी हुई एंड मेरे फादर भी लॉ ग्रेजुएट हैं। दोनों का एजुकेशन के प्रति फोकस था, तो उन्होंने मुझे बचपन में हॉस्टल में डाल दिया था। तो शुरू से? हाँ, मैं नर्सरी से हॉस्टल में रहा हूँ और रोया बहुत था मैं उस समय पर। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था हॉस्टल में उस समय तो रोना आता था, पर आज बड़ी खुशी है और थैंक कहता हूँ हमेशा मेरी माँ को कि तुमने एक अच्छा काम किया कि मुझे स्कूलिंग अच्छी दी है। तो 13 ईयर्स में हॉस्टल में रहा हूँ बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में। देन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन करी है। देन मैंने NIS से मेरी PG की है मार्केटिंग में। ये मेरा है और मैं एजुकेशन के साथ साथ मैंने नॉलेज काफ़ी गेन करने की हमेशा कोशिश करी है, क्योंकि मेरा फोकस नॉलेज पे ज़्यादा रहता है। जो सब्जेक्ट्स मुझे पसंद थे वो मुझे हमेशा से शौक रहा है, जिन गाड़ियों का, हाईवेज़ का, तो मैं उसकी स्टैंडिंग कमेटी में भी आज भी हूँ 11 साल से। तो वो मुझे, मेरे पैशनेट हूँ उसके लिए मैं, तो मुझे उसमें खुशी मिलती है। हॉस्टल का एक किस्सा बताइए राहुल जी, जो बदमाशी की शुरू से की तो जरूर हो। मैं चलता है, हॉस्टल की लाइफ अलग है। एक किस्सा ऐसा मैं तो कुछ नहीं बता, याद नहीं आएगा, पर ठीक है। मैं 3rd या 4th में था जब मेरी डिसूजा मैडम थी बिरला पब्लिक स्कूल में। उनका हमेशा मेरे पीछे रहता कि तुम क्लास के, तुम्हें मॉनिटर बनना है, और मैं मॉनिटर बनने के लिए ज़्यादा इच्छुक था नहीं, पर मुझे वो फिर मारती बहुत थी, वो बनना ही पड़ेगा। तो मुझे उनकी डंडों की मार आज भी याद रहती है। तो पर बड़ी खुशी थी मुझे, मेरे हॉस्टल में मैंने बहुत कुछ लर्न किया। बिरला पब्लिक स्कूल वॉज अ वेरी गुड स्कूल और एक मॉन्टेसरी हमारा सेक्शन था स्टार्टिंग में, तो काफ़ी कुछ लर्न किया हमने वहाँ पे। ब्यूटीफुल है, हॉर्स राइडिंग थी, स्विमिंग थी, काफ़ी एक्स्ट्रा करके एक ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी निखर के आती है। और उस ज़माने में हमारे यहाँ स्कूल्स में थे, गंगानगर से लेकर पूरा हमारा शेखावटी बेल्ट पिलानी पड़ता था, या फिर हमारे बहुत बच्चे बाहर से आते थे, तो बहुत कम एजुकेशन थी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लोगों से मिलने का मौका मिला, लोगों के साथ रहने का मौका मिला। तो मैं मानता हूँ कि वंडरफुल एक्सपीरियंसेस रहे मेरे। काफ़ी टीचर्स के मैं बड़ा लाडला भी था और बदमाशी तो चलती रहती है। अच्छी बात है। आपने बताया कि आप गाड़ियों के शौकीन, कौन सी गाड़ी पसंद है? ये तो मेरी लिस्ट अलग है, मेरी बकेट लिस्ट है वो तो। मैं, पर ठीक है, एक अच्छी गाड़ी, क्योंकि हमारा जैसा पॉलिटिक्स में तो मोस्टली समय हमारा हाईवेज पे, रोड्स पे निकल जाता है, तो ज़रूर एक अच्छी SUV होनी चाहिए और जो सेफ़ एंड साउंड भी हो, तो वो हम अवश्य, मैं इसको इंश्योर करता हूँ कि है। बाकी है गाड़ी कौन सी पसंद है? अभी तो मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये पॉलिटिकल है, पर ठीक है, आई लव कार्स, इज नो डाउट अबाउट दैट, मुझे पसंद है। हाँ, स्पोर्ट्स कार इज़ अ कार, मतलब कि एक कार को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स कार भी चाहिए, एक सेडान भी चाहिए, एक SUV भी चाहिए, तो इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट थिंग।
मैं समझता हूँ कि पोर्शे तो पक्की होनी चाहिए 911 GT। ये गाड़ियों की पसंद हुई। इसके बाद आते हैं थोड़ा और आगे, पॉलिटिक्स के अलावा तो अपना समय किसमें देना पसंद करते हैं? देखिए वैसे तो मैं जब से 14 से हूँ तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरा फोकस कम है। मैं एक्सरसाइज पे बिलीव जरूर करता हूँ। मैं जिमिंग वगैरह कर लेता हूँ ऑफ ऑन एंड ऑफ जब भी टाइम लगता है। बाकी मैं हफ्ते में 65-70 घंटे काम करता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ। और नेक्स्ट 1 या 2 डेज मैं जाता हूँ दिल्ली, मेरे बच्चे दिल्ली रहते हैं। और बियॉन्ड दैट ऐसा मेरा को फ़िलहाल तो मेरा पैशन वर्क है। मुझे उसमें घूमने में, काम करने में बहुत मज़ा आता है और मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ, तो मैं फील्ड में ज़्यादा रहने की कोशिश करता हूँ। और वैसे कुकिंग का मुझे शौक़ है, तो मैं कुकिंग में कर लेता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा रिलैक्स भी। आज भी मेरी कोशिश रहती है कि शाम को जब मैं घर पहुँचूँगा राजगढ़ में मेरे, तो कढ़ी के छौंक में लगाता हूँ। ये मैं भाभी जी बड़े खुश रहते हैं भैया। भाभी जी भी गुस्सा करते हैं मुझ पे कि तुम किचन में नहीं आ सकते। तो पर ठीक है, वो दिल्ली में हैं तो दिल्ली में मैं कम इंटरफेरेंस करता हूँ। अदरवाइज़ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो मैं फुल फ्लेज, मेरे को परमिशन है, तो मैं कुकिंग का शौक़ अच्छा है मेरे को। रीडिंग करने की कोशिश करता हूँ। आजकल मोबाइल्स की हैबिट्स गंदी हो रखी है, तो थोड़ा एक नया ये वो ले रखा है कि हर नाइट को सोने से पहले रीडिंग करके सोएंगे। तो रीडिंग का शौक़ है मुझे, थोड़ा बहुत मैं पूरा ज़रूर पढ़ता हूँ उसको। बियॉन्ड दैट स्ट्रेस हो जाता है ज़्यादा, तो फिर मैं ड्राइव करना पसंद करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर रात को लेट हो गया या ज़्यादा दिमाग में विचार ज़्यादा आ रहे हैं, तो आई स्टार्ट ड्राइविंग, तो उससे मुझे मेरी बॉडी रिलैक्स मिलती है मुझे। तो मैं लेट नाइट हो या कभी दिन में भी हो, तो मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हूँ, तो आई लव ड्राइविंग, तो वो मुझे अच्छा लगता है। अब आते हैं, जब ड्राइव पे आप आ ही गए तब 14 से जो आपकी राजनीतिक यात्रा है उसकी तरफ चलते। 2014 में राहुल कसवा सांसद बन गए और प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी बन गए। आपका फर्स्ट डे कार्यकाल था, उसको कैसे देखें? देखिए मेरा जो वे है नज़रिया देखने का, वो थोड़ा डिफरेंट है। मेरा ये फोकस है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग पैरामीटर में कैसे ऊपर उठे, क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमी जो है वो माइंस एंड मिनरल्स पे, जेम्स एंड ज्वेलरी पे, टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। और चूरू कहीं ना कहीं तीनों में लैग करता है। मेरे पास में करीब 14 लाख हेक्टेयर लैंड है, उसका 20% लैंड के ऊपर ही इरिगेशन की फैसिलिटी है। ओनली 20%? ओनली 19% है एग्जैक्टली, तो बाकी सब रेन फेड है। मिनरल्स के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, माइंस कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक माइंस है लोडसर की पहाड़ी, एक रंदीसर की पहाड़ी है। तो मेरा फोकस ये जरूर था कि अपन गवर्नमेंट की स्कीम्स पे फोकस करेंगे, उन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन और उनकी एग्जीक्यूशन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे बेहतर हो, उसके ऊपर अपना फोकस रहना चाहिए। और हमने उसी पे फोकस किया है। हमने जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 14 से लेकर आज तक जो भी रहे, चाहे आज मैं कांग्रेस में हूँ तब भी मेरा फोकस उन्हीं पे रहता है कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे, अब ये स्कीम नई लॉन्च हो गई। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, वो राजस्थान के लिए मैं मानता हूँ अच्छी स्कीम है। और हमारे क्षेत्र, जैसे आपका बाड़मेर क्षेत्र भी है, जैसलमेर है, सब है, ये हमारा जहाँ पे वेदर की ज़्यादा मार पड़ती है वहाँ के लिए बेहतरीन अच्छा है। तो मैं पिछले जब से स्कीम लॉन्च हुई है, राजस्थान में चूरू अव्वल पे है, हम इंडिया में सेकंड या थर्ड नंबर पे हैं। सो हम अमूमन अभी तक हम 7.5 हज़ार करोड़ का क्लेम डिसबर्समेंट करवा चुके हैं। एक्टिव हैं हम, उस पर पार्टिसिपेट रखते हैं। फिर मेरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो मैं इंफ्रा को मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो हम 2 नए नेशनल हाईवेज़ लेकर आ गए। आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 नेशनल हाईवेज़ हैं। हमने 32 ट्रेनें चलाई हैं इन 10 सालों में। हमने पूरा ट्रैक हमारा इलेक्ट्रीफाई करवाया है। अमृत स्टेशन में हमारे 4-5 स्टेशन हमारे आए हैं। तो हमारा फोकस इंफ्रा पे भी है, वेल कनेक्टेड बाय रेल, वेल कनेक्टेड बाय रोड्स, और कैसे हम एजुकेशन को फोकस करें, क्योंकि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स चूरू डिस्ट्रिक्ट के पूरे इंडिया में काम करते हैं, अलग अलग पॉकेट में हैं। राजगढ़ तारनगर के हमारे जो बच्चे हैं, नौहर भादरा के, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हैं। सरदार शहर के हमारे अलग व्यापार में हैं। बीदासर सुजानगढ़ के बच्चे हमारे काफ़ी गांधीनगर में हैं, सूरत में हैं, और सुजानगढ़ के लोग अलग लेवल पे काम करते हैं। कई जगह हमारे बच्चे इंटीरियर्स में अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा गांव हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा है जो इंटीरियर में वर्क करता है, बेंगलोर में, हैदराबाद में हाई एंड इंटीरियर करता है। इवन
बीदासर के चिपकते गांव जो नोखम पड़ता आ रहेंगे उनकी द्वारा ही पूरी नई पार्लियामेंट डिज़ाइन की गई है, इंटरव्यू का काम किया गया है। तो मैंने कोशिश ये करी कि मेरे बच्चों को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों को अच्छी स्कूलिंग मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम एक प्लेटफॉर्म दें, फिर इन्वेस्टमेंट लेटर ऑन अपने आप आएगा। तो उसी पे मेरा फोकस रहा है और मैं पिछले 11 साल से उसी पे काम करता हूँ। 19 से 24, 19 में राहुल कस्वाल दूसरी बार सांसद बन गए। आपका ध्यान स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे ज़्यादा चला जाता है। या एक ट्रैक को लेके आप काफ़ी परेशान रहते थे, वो बन गया, उसके बारे में ज़रा बताएं। मैं बताया, खेलो इंडिया स्कीम आई थी तो उसमें ये था कि एक ट्रैक देना है अपने को एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। इसको एथलेटिक ट्रैक था, तो खेलो इंडिया की स्कीम थी, तो हमने पूरा उसको प्रेशर लगाया और काम करके हमने चूरू के लिए वो ट्रैक सेंक्शन कराया। मैं बहुत पीछे पड़ा हुआ था, उस समय राजस्थान की गवर्नमेंट ने 2 और डिस्ट्रिक्ट के लिए वो अलॉटमेंट की थी। उनका नाम टॉप प्रायोरिटी पे था, पर उनकी डॉक्यूमेंट्स का पार्ट शायद पूरा नहीं हुआ था। तो मेरे कंटिन्यूएशन मिलने पे एक ऑफिसर ने बताया कि सर राजस्थान से हमारे पास कोई प्रपोजल आया नहीं है। तो हमने फिर सोचा कि प्रपोजल नहीं आया तो मैं क्या करना पड़ता है, बोल जी ये लेटर लिखवाना पड़ेगा आपको सेक्रेटरी स्पोर्ट्स राजस्थान से। फिर मेरे पास टाइम कितना, बोले टाइम आपके पास में 1 दिन का ही है, क्योंकि 31 मार्च 2017 या 16 की बातें हैं। तो मैं वो लेटर लेके दिल्ली जयपुर आया, जयपुर मैंने लेटर सेक्रेटरी साहब से लिखवाया, वो बिजी थे मीटिंग में, 2-2.5 घंटे मुझे वेट करना पड़ा। लेटर लिया, फिर लेटर लेके हम दिल्ली वापस गए, मैंने ऑफिसर को लेटर इंचार्ज को दिया, उन्होंने सेंक्शन निकाली। फिर सेंक्शन निकालने के बाद में उसमें कार्टेल बहुत हैं इस कॉन्ट्रैक्टर्स का, तो उसमें बड़े बच कर रहना बहुत ज़रूरी था कि मेरा पैसा जो आया है वो अच्छा लगे, बढ़िया तरीके से लगे। तो हमने उसके लिए मेहनत करी और वो वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक बन के तैयार हुआ चूरू में। मुझे नहीं पता था कि इसकी इतनी बड़ी हाईलाइट मिलेगी, पर बाद में मालूम ये पड़ा कि पूरे राजस्थान में मात्र एक ही ट्रैक है और वो चूरू में है। और फिर मालूम पड़ा कि 5 ही है पूरे इंडिया में। तो और ओलंपिक एसोसिएशन की टीम फ्रांस से आई थी, उन्होंने पूरे खुद ने जस्ट टेस्ट किया उसको, उसका पूरा चेकिंग वेकिंग करने के बाद उन्होंने सर्टिफाई किया और आज उनकी वेबसाइट पे भी है। तो पैशनेट होकर काम करने से हमने स्पोर्ट्स पे बहुत बेहतरीन काम किया और उसी में समय खेलो इंडिया स्कीम भी आई थी, तो खेलो इंडिया सेंटर्स बनने थे। तो पहले स्कीम का पता हो जाता था तो मेहनत खूब करने में मज़ा आता था। तो 62 की लिस्ट आई थी पूरे इंडिया की, तो 62 में से चूरू के अकेले के 4 सेंटर्स थे। एक हमारा हैंडबॉल का था लड़कियों के लिए लोहा गांव में, एक हॉकी का था हमारा, एक हमारा एथलेटिक्स का था, एक हमारा टेबल टेनिस का था। तो वही है कि पर आज मैं सरकार में हट गया हूँ तो मेरे ट्रैक की हालत ख़राब बहुत दुख होता है मुझे। मेंटेनेंस नहीं है, हैंड होल्डिंग नहीं है, पूरे ट्रैक में मिट्टी फंसी हुई है, तो वो इश्यूज़ तो ज़रूर है। पर नॉनदलेस गवर्नमेंट की स्कीमों का बेहतरीन फ़ायदा लेना वही मेरी प्रायोरिटी रही है। मैंने उसी को डेवलपमेंट माना है और मैंने डेवलपमेंट ओरिएंटेड ही पॉलिटिक्स करी है, यही मेरे को, इसमें मुझे मज़ा भी आता है। 19 से 24 आ गए, 24 में अचानक जब टिकट कटा तो क्या लग रहा था कि टिकट कट जाएगा? नहीं, मुझे था कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो राजनीति पे कब्जा करना चाहते हैं, उन लोगों की हवा तो बहुत आ रही थी और एक रूमर तो पूरे मार्केट में था कि भी काका जी टिकट लेने नहीं देंगे इस बार। पर मैंने कभी इन बातों में ज़्यादा गौर नहीं किया। मैं सोचा कि 35 साल का सफ़र इस पार्टी में रहा है। शेखावत साहब, भैरव सिंह जी मेरे फादर को पॉलिटिक्स में बीजेपी में लेके आए थे जब फादर मेरे सरपंच ही थे, हम उस बातों के भूले भी नहीं है। और ऐसे लोगों ने हमेशा हमारी रक्षा भी करी है और हमारे को आगे प्रोत्साहन भी दिया है। और इवन मैं एक बात और भी एक्सटेंड करूँगा कि नॉर्थ पार्ट ऑफ राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट जो राजस्थान है, उसमें लीडरशिप ओरिएंटेड पॉलिटिक्स थी। लोग लीडर्स थे अपने अपने एरिया के अंदर और उन लीडर्स को धीरे धीरे ग्रूम करने का और पार्टी में आगे बढ़ाने का काम भैरव सिंह शेखावत जी, वसुंधरा जी ने किया, उसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 2 विंग है, एक आप संगठन की तरफ से आते हो और एक डायरेक्ट बीजेपी में लिए गए लोग हैं। हम संगठन बैकग्राउंड से नहीं थे और हमारे को शेखावत जी लेके आए थे, तो हमें खुशी तो थी इस बात की और हमें पता भी था कि जब 35 साल का सफ़र पार्टी को दिया है अपन ने, ना हमने कभी कोई मंत्री न कोई संतरी की लालसा कभी करी, काम ईमानदारी से कर रहे हैं। और एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालने के लिए मेरे फादर पूरे एक्टिव थे, मेरी मदर एक्टिव थी, मैं एक्टिव था, तो कनेक्ट विद द पीपल हमारे कहीं कमी नहीं थी। करप्शन का हमके वास्ते कोई चार्ज लगा नहीं, मेहनत कर ही रहे ईमानदारी से। तो मुझे लगता नहीं कि काका जैसे लोग कुछ भी बोलो, टिकट तो उनके हाथ में नहीं हो सकती। पर दुख हुआ इस बात का बाद में कि बिना बात करे एक व्यक्ति के कहने से पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया। किसी ने बात तो की? नहीं, मुझसे किसी ने बात नहीं की। मेरी बात
ज़रूर सीनियर लीडर से हुई थी फरवरी के महीने में, और उनको मैंने बताया दिया था कि जो असेंबली इलेक्शंस का इम्पैक्ट है उसके ऊपर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। और रूमर बहुत है, खुद की करे हुए गलतियां या कारनामों के कारण जो स्टेट ने भुगता है, और गंगानगर से लेकर जयपुर तक 500 किलोमीटर में सिर्फ एक सिटिंग एमएलए जीत के आया है। ऐसे हालातों में समीक्षा पार्टी को करनी चाहिए और उन लोगों को पूछना चाहिए जिन्होंने अपने आप को सो कॉल्ड मुख्यमंत्री बता रखा था कि उनके द्वारा बांटी गई टिकटें और उनका जो पॉस्चरिंग थी पूरे स्टेट में कि हम ही हैं नेक्स्ट, तो उन लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहिए। और मुझसे भी कुछ आप बात करना चाहे तो मैं रेडी हूँ, पर मुझे कह दिया गया था कि आप टेंशन, आपको इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, आप अपने काम करिए। और मैं तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने लग गया था। इवन 1 सितंबर को तो मैं दिशा की मीटिंग भी ले रहा था, और फर्स्ट की इवनिंग मुझे लगा कि टिकट्स नहीं मिलने वाली है। तो मुझे दुख है कि इतना लंबा सफ़र एक पार्टी में देने के बाद में एक व्यक्ति जो अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ हो, जिसने अपने स्वार्थ के कारण कितनी बार कितने एमएलएओं की कुर्बानियाँ दी हों, जिसके बारे में सब जानते हैं, उस व्यक्ति के कहने से पार्टी ने फैसला ले लिया। बड़ा दुखदाई है और बड़ा निराशाजनक रहा, पर मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी का जिसने मुझे मौका दिया, परिवार का हिस्सा बनाया है। कि कांग्रेस को थोड़ा सा वापस बीजेपी में चले जाता है नहीं। इतना एक जय और वीरू की जोड़ी कहलाती थी आपके फादर साहब की और राजेंद्र राठौर, जिनको आप प्यार से काका श्री कहती रहे। घर पे आना जाना भी था। आपको लगता है कि उनका चूरू से तारानगर जाना गलत फैसला था? देखिए, जब वो फर्स्ट इलेक्शन जब उन्होंने कंटेस्ट किया था तारानगर से, तो मेरे फादर की कॉन्फिडेंस में गए थे कि उन्होंने उनसे जिक्र भी किया होगा। पर जब से उन्होंने मेरे फादर की टिकट डिनायल के पीछे हुए 14 में जब मेरे फादर टिकट कटी, तो उनके मन में ये लगा कि मुझे जब टिकट मिली तो उन्होंने ज़्यादा सोचा भी नहीं होगा कि भाई ठीक है, नया लड़का है, सो एंड सो। उनके मन में खटास तो बहुत पहले से थी। अब क्यों थी ये तो वही जानते हैं। इनसिक्योरिटी रही होगी, पर इनसिक्योरिटी ने उनकी कैरियर को पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और जब फर्स्ट इलेक्शन लड़ा तो फादर के कॉन्फिडेंस के साथ ही, और मुझे याद भी है, हर दिन मैं हमारे पुराने वाले मकान के सामने नीचे गाड़ी खड़ी देखता था मॉर्निंग में 7:30-8 बजे। तो वो आ जाते थे उस गाड़ी में, चूरू से तारानगर, राजगढ़ जाते थे तारानगर। तो फादर साथ रहे, तो लोगों ने एज अ पॉलिटिशियन, हमारा परसेप्शन पब्लिक में जैसा जाएगा पब्लिक वैसे ही वोट डालेगी। अगर हम सबको साथ लेके चल रहे हैं तो फिर सब साथ वोट दे देंगे। अगर हम चाहते हैं कि कास्टिज्म होगा, मेरी कम्युनिटी मुझे वोट दे दे, तो उसकी कम्युनिटी उसी को वोट देगी। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से उनकी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी। काफ़ी सर्वे उन्होंने करवाए भी हैं, तो पब्लिक एट लार्ज में रूमर है। अब उन्होंने क्या फैसला लिया तारानगर चूरू का, मैं उसका हिस्सेदार नहीं हूँ, न मैं जज करना चाहता कि गलत था कि सही था। लेकिन आपने बता दिया कि तारानगर अगर जाती तो गाड़ी वो आया राजगढ़। मैंने वो बताया था कि मेरे ग्रैंडफादर ने 2 इलेक्शंस लड़े हैं, हमेशा 2 सीटों पे, तारानगर पर चूरू पे। मेरे फादर ने फर्स्ट इलेक्शन एमएलए का 80s में तारानगर लड़ लिया था। वो कुछ 1100-2000 वोटों से शायद हार गए थे। तो हमारा वहाँ पे एक होल्ड है, हमारा लोगों का प्यार है हमारे प्रति, और हमारा एक संपर्क भी है। अब पहले इलेक्शन में आप कॉन्फिडेंस ले गए तो लोगों ने जिताया भी आपको, 12,000 से जीते भी थे वो। एक और इसका क्या कारण है राहुल जी कि कसवा फैमिली से जो भी रहा पॉलिटिक्स में, वो वहीं तक सीमित रहा। उसने कभी अपने आप को राजस्थान की राजनीति में या जयपुर की राजनीति में या दिल्ली की राजनीति में भी कहें तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकली। देखिए, मैं थोड़ा डिफरेंटली देखता हूँ इसको श्रीवास्तव जी। मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी आई क्यों थी, वरना तो पहले तख्ता पलट हुआ करते थे, मारकाट हुआ करती थी। डेमोक्रेसी एक बेटर वर्जन है कि पब्लिक चूज करे अपने नेतृत्व को। नेतृत्व का काम क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया मेंटेन हो, अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बच्चों के लिए बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, डेवलपमेंट हो, क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। 47 से लेकर आज तक हम डेवलप नहीं हुए। पीएम साहब ने 47 का कहा है, मैं मानता हूँ वो 67 से पहले नहीं हो सकता, वो एक अलग बात है। तो जब हमारी जिम्मेदारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए है, तो हम, ये पॉलिटिक्स क्या चीज़ होती है, मैं तो उसको समझ नहीं पाता हूँ। भाई यहाँ पे दिल्ली में आके, जयपुर में आके क्या कर लेंगे हम। मेरा चूरू में अब 3 बाढ़ आई हुई थी, सुजानगढ़ के अंदर 200 घर पानी में डूबे हुए, 5 फुट पानी में। मेरी जरूरत तो वहाँ है, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा तो मेरा ऑफिसर्स वर्क करेंगे, काम होगा। मुझे तो काम करना भी नहीं है, हालांकि काम तो नहीं को करना है,
पर आपके होने से प्रेशर पड़ता है। तो सर आज हम डेवलप्ड नहीं हुए हैं। ये जयपुर दिल्ली जाके न मेरे फादर को कभी समझ में आया और न ही मुझे कभी समझ में आया। जिम्मेदारी चूरू की है, चूरू में रहना है, उसी को निभाना है। हाँ, चूरू परिपक्व हो जाए तब आगे सोच सकते हैं। अभी ये सोच बहुत कम नेताओं में होती है। हमें खुशी है कि आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति इतना कॉन्फिडेंट भी हैं। और जो आपने बाढ़ को लेकर बात की, इस पर मैं थोड़ी देर बात फिर आता हूँ। अब आते हैं 24 में आपकी एंट्री होती है कांग्रेस में। पहले तो कांग्रेस, बीजेपी से कांग्रेस में आने के बाद राहुल कसवा खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बहुत खुली हवा में सांस ले रहे हैं, खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है, बातचीत होती है। मजे की बात तो ये है कि आपके पास कम्युनिकेशन तो है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी जनता ने मुझे कांग्रेस की टिकट पर आशीर्वाद दिया है, तो मुझे कहीं से कोई आपत्ति नहीं। और मैं उस फर्ज को निभा रहा हूँ और आगे भी निभाता रहूँगा। और मुझे कंफर्टेबिलिटी है, कोई बात मन में आती है, कोई इशू लगता है, तो मेरे सीनियर लीडर्स को बोलने में मुझे झिझक नहीं है। इजी टू अप्रोच हम बोल सकते हैं। और मैं डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज़ यही मानता हूँ, कम्युनिकेशन। अगर मेरे से मेरा एक आम आदमी बात नहीं कर सकता मेरे चूरू में, तो मेरा होना वहाँ पे कोई फ़ायदेमंद, मेरा होना अस्तित्व में भी मतलब नहीं मानता मैं उसका। अगर मेरी पब्लिक, मेरे फादर ने हमेशा चीज़ क्रिएट करी और कहा कि बड़ो बड़ो आदमी यार, कोई कुर्तो पकड़ ले चाहे। मैंने भी मेरी वही इमेज बनाने की कोशिश करी। राजनीति में आपकी बात सुनने वाला कोई कान नहीं देगा आपको, तो फिर प्रजातंत्र किस बात का है। ये आपने अच्छी बात कही कि कांग्रेस में आने के बाद कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव्ड है। कांग्रेस में आने के बाद राहुल जी आपको एक साइलेंट फिगर के रूप में देखा जा रहा है। स्लोली हम भी ये देख रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व के राहुल कसवा काफी नजदीक है। क्या भविष्य में कोई संगठन की जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाएंगे? देखिए, मैं ये दो वर्टिकल फिर अलग मानता हूँ। पार्टी का वर्क करना, पार्टी की जिम्मेदारी, वो बहुत अपना आप में एक अलग वर्क है। और फील्ड का काम करना, फील्ड का वर्क करना, फील्ड में रहना, वो एक अलग वर्क है। मैं वही जिम्मेदारी लूँगा जो मेरी चूरू की जिम्मेदारी को डिस्टर्ब ना करती हो। अगर मेरी उस जिम्मेदारी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो मैं वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, न कभी होऊंगा। मुझे लगेगा कि यस, मैं मेरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पे लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं उनके सुख दुख में शामिल हो सकता हूँ, मैं उनकी प्रॉब्लम्स में पहुँच सकता हूँ। तो मुझे भी कांग्रेस ने प्रभारी बनाया था रतलाम में, तो मैंने बड़े पैशन के साथ में उसको किया। मैं उत्तराखंड में भी एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। पर मैं मानता हूँ कि दोनों काम बहुत डिफरेंट है। कोई अपना आपको शायद बेवकूफ़ बेशक बना लो, पर दोनों चीज़ें करना प्रैक्टिकली मैं मानता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत डेडिकेशन का काम है। यू कांट डिनाई इट, वो बहुत डेडिकेशन है एंड ये भी बहुत बड़ा कमिटमेंट है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुझे कांग्रेस पार्टी जब भी वो जिम्मेदारी देगी, मैं इस बात को जरूर कैलकुलेट करूँगा। मेरी प्रायोरिटी मेरा लोकसभा। चूरू में इस बार जो चुनाव था वो काफ़ी कठिन था, क्योंकि एकदम आप नई पार्टी में गए, वहाँ एडजस्ट होना, और सामने आपके ही नेता थे, वो सभा भी करके गए थे चूरू में। तो थोड़ा लगा था कॉन्फिडेंस यूज हुआ इस बार की? मुझे लगा कि मैं, मेरे फादर मदर, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक व्यक्ति 22 दिन में आके चुनाव जीत जाएगा, फिर तो प्रजातंत्र पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर तो कोई पब्लिक में रहना ही पसंद नहीं करेगा। फिर तो ये होगा कि टिकट लेके आ जाओ और दिल्ली जयपुर रहो आराम से अपने। तो मैं तो डे वन से कॉन्फिडेंट था कि मेरी जनता मुझे वोट देगी, मेरे फादर की कमिटमेंट को वोट देगी, मेरे फादर के ईमानदारी को वोट देगी, मेरी मेहनत को वोट देगी। मुझे दुख इस बात का जरूर है कि मेरी हार, जो मेरी जीत होनी चाहिए, वो मैं 2.5 लाख से ऊपर जीत मानता था, मेरी जीत छोटी हुई है। क्यों हुई मुझे पता लग गया है वो भी। पर मैं कभी, क्योंकि मेरे सामने वाला उम्मीदवार 22 दिन पहले तो आया है, उसका तो फील्ड का कोई वर्क ही नहीं किया हुआ, वो तो आज तक किसी के सुख दुख में गया हुआ नहीं था। शायद लोकसभा का पूरा मैप भी नहीं जानता होगा, क्योंकि तो कैसे, मतलब उसको जनता कैसे देगी आशीर्वाद? फिर तो अगली बार तो चूरू में कैंडिडेट तमिलनाडु का आएगा। ये तो एक कल्चर बन गया था 14 के बाद कि जिसको भी ये कल्चर बना था, कई जगह ऐसा था प्राइम मिनिस्टर सांसद चुन रहे हैं, और उसका कुछ इम्पैक्ट देखते हैं कि जवाबदेही कम होगी। 100% मैं ये मानता हूँ कि हम आज की तारीख में बहुत
लीन पीरियड ऑफ पॉलिटिक्स से गुजर रहे हैं। आज की पॉलिटिक्स में लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी फ्री है। मैंने इससे लो पीरियड देखा नहीं है। मेरे फादर को भी बहुत लंबा समय हो गया, हमने महसूस भी किया, बहुत पापा से सुनते हैं। पर आज की तारीख में जो पॉलिटिशियन है, लीडरशिप जो क्रिएट हुई है, जो चुनाव जिन्होंने लड़ा है, मैं मानता हूँ कि इन 11 सालों में बिल्कुल आप अकाउंटेबल फ्री हो, कोई जवाबदेही नहीं है। आपका सिर्फ एक ही काम है, टिकट लेके आओ। अगर टिकट आप ले आए तो आपको जीत मिल जाएगी, आपको हार मिल जाएगी। ये परिस्थितियां हमारी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। हम घर से बाहर पैर रखेंगे, रखते ही हमें हमारी आवाज़ चाहिए और वो लीडर के रूप में चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बहुत चिंता का विषय सोसाइटी के लिए, जिन लोगों का अस्तित्व, फील्ड का एक्सपीरियंस, मैं तो कौन बीजेपी में रहा हूँ तो मुझे पता है, ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं जिनके पास रात को फ़ोन आया कि इसको फॉर्म भर देना, तो हम जानते हैं इस बात को कि, पर मैं ये मानता हूँ ये बहुत इस डेंजरस फिनोमिना सोसाइटी एट लार्ज के लिए हेल्दी नहीं। पहले लोग डरते थे, आज किसी को डर नहीं है। पहले के लोगों को घबराहट थी, पहले लोग मेहनत करते थे, आज लगता है लोगों को, लीडर्स को, हमें चिंता नहीं, हम तो अकाउंटेबल फ्री है। तो ये हेल्दी नहीं सोसाइटी के लिए, पर सोसाइटी एट लार्ज को ही सोचना पड़ेगा इस बारे में, और उन्हीं का फैसला, क्योंकि डेमोक्रेसी पीपल्स वॉइस है, पीपल्स का आशीर्वाद है। अगला सवाल मेरा, भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आने को एक सफल प्रयोग मान रहे हैं या आगे के लिए कोई चिंता देने? नहीं, मेरा प्रयोग की बात नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि मैं इंडिविजुअली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्क कर रहा हूँ, तो मेरी कोई गलती होती, मैंने पार्टी को भी कहा था मेरी कमी बता दो। अगर मैंने कोई गलती करी है तो मेरी कोई कमी रह गई है तो उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा। अदरवाइज तो फिर मैं अपने आप से बात ही करता रह जाऊँगा 5 साल तक कि गलती क्या रही मेरी। ये मेरे फादर, मदर, 3 लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे बारे में सब जानते हैं कि कोई भी डेथ हो, सुख हो, दुख हो, छोड़ते नहीं है। हम पब्लिक बीच में रहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, बिना रीजन के। काका ने कह दिया इसलिए, तो काका को तो नहीं कहने देंगे। ये तो मेरा चैलेंज पक्का था, चाहे कुछ भी रिजल्ट हो। काका जैसे लोग सोसाइटी के लिए फिर नासूर बन जाएंगे। ये पूरे शेखावटी बेल्ट को घुटनों के बल ले आते हैं लोग कि हम ही बनाते हैं और हम ही बिगाड़ते हैं। नहीं, आप कुछ नहीं बनाते, जनता बनाती है और जनता बिगाड़ती है। इस परसेप्शन को आपने ऐसा, बस मेरा बीजेपी 11 सीटें लॉन्च कर दी, वो राजस्थान की जनता का मैं आशीर्वाद है। आग राहुल कस्वा ने गए। नहीं, मैं तो देखो जी, मुझे अपना पे विश्वास था और मेरा बिल्कुल माइंड क्लियर था, अगर ऐसा कोई एडवेंचर हुआ तो मैं स्टेप लूंगा ही लूंगा। क्योंकि बीजेपी से टिकट कटने के बाद लोग घर बैठ जाते। नहीं, मैं तो नहीं बैठता। मैं क्यों बैठता? क्योंकि जनता ने चुना। नहीं, मैं जनता ने चुना, और काका जैसे जनता में मेहनत काका जैसे लोगों की सोच को मैं जिंदा रहने दूं, ये तो हो ही नहीं सकता। आप अपनी जान भी दे देते हैं। सोच के खिलाफ लड़ने के लिए राहुल कस्वा को अगर राजस्थान में पूरा निकलना पड़े तो, अगर ऐसा है तो जरूर मैं पूरी अपनी जी जान लगाऊंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी जिंदा रहनी बहुत जरूरी है, प्रजातंत्र जिंदा रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिल्ली का कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान में एक ऐसे चेहरे को खोज रहा है। देखिए, राहुल कस्वा को मौका मिलता है इस सोच के खिलाफ। देखिए, मैं उस बारे में काका की सोच के खिलाफ अगर राहुल कस्वा को मौका मिलता है तो राहुल कस्वा क्या करेंगे? काका की जाएंगे या नहीं जाएंगे? ना, मुझे पार्टी जिम्मेदारी देगी या मेरे उम्मीदवार राम जी हैं, मेरे और लोकल लीडर्स हैं, बुलाएंगे कभी तो 100% जाऊंगा। और कई बार मुझे, जब से मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है और मैं सांसद बना हूँ, काफ़ी मेरे लोग मुझे जोधपुर में, बीकानेर में और बाड़मेर इधर बुलाते हैं। मुझे अच्छा लगता है जाना, और मुझे बड़ा प्यार दिखता है मेरे युवा साथियों में जब मुझसे मिलते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता है और मुझे लगता है कि उस दिन मैंने वो डिसीजन बिल्कुल सही लिया, क्योंकि लड़ने वालों की हमेशा जीत होती है, लड़ने वालों का हमेशा लोग साथ देते हैं। मुद्दा मेरे लड़ने का न लड़ने का नहीं था, मुद्दा उस कॉज का था। कॉज ये था कि उन लोगों के मकसद में ये थी कि हम बनाएंगे, हम दिलाएंगे नहीं, ये तो हो नहीं सकता। जनता दिलाएगी, जनता बनाएगी, आप नहीं दिला सकते, आप हो कौन? और हमने यही साबित करके दिखाया इस इलेक्शन में कि प्रजातंत्र में, और मैंने क्या, बीजेपी खुद मानती है इस बात को कि काका जैसे लोग ने इतना नुकसान इस पार्टी का किया है, पर पार्टी कब इस बात का विचार करेगी वो मैं नहीं जानता। हम चलते हैं, बिहार गए थे आप अभी, राहुल गांधी की यात्रा देख के क्या माहौल देख के आए बिहार के बारे में? हम पहुंचे तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। हम शाम के टाइम पे राहुल गांधी जी के एक मीटिंग में जो कैवलकेट जा रहा था उसमें मिलना था, 5-6 MP थे। मैंने ऐसी भीड़, ऐसा जज्बा
बहुत टाइम तक देखा नहीं है। लोगों में वोट चोरी के प्रति बहुत बड़ा एक उस इशू को पब्लिक ने समझा है, क्योंकि आज आप देखिए कि डेमोक्रेसी में एक आदमी के पास ताकत एक वोट की है। अगर वो वोट क्वेश्चन मार्क पे लग गया तो कोई भी नेतृत्व उसके पास जाना ही नहीं चाहेगा। मैं आज गलती भी कर जाऊंगा तो भी मैं मेरी वोटर से हाथ पैर जोड़ के समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों? मुझे उसका वोट चाहिए। मैं कन्विंस करूंगा, कोई बात नहीं विवेक जी, गलती हो गई। अब मुझे पता है विवेक जी का वोट तो मेरे जेब में पहले ही पड़ा हुआ है। तो आप एक बार आंख बंद करो और इस पूरे सिनेरियो को महसूस करो। अकाउंटेबिलिटी जी, मतलब आपका वोट ही गया तो प्रजातंत्र ही गया। तो उस बात को मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया और जिस बखूबी से दिया, इंडिया का हर एक यूथ ये बात तो जरूर मानता है कि गड़बड़ तो बहुत बड़ी हुई है और इस पैमाने की गड़बड़ को रोकना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट हु इज विनिंग और हु इज लूजिंग, इट्स अबाउट टू सेव द डेमोक्रेसी। अगर ये हमारे इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति की, अमीर से अमीर व्यक्ति की ताकत एक वोट ही है और इस वोट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो मैंने बिहार के पब्लिक की आई में वो गुस्सा और वो नफरत देखी है कि वोट चोरी के खिलाफ हम सब एक हैं। इसके अन्याय का जो हुआ है इसके खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनाव पर डिस्कशन हो रहा है, हाँ। अच्छे से आपने भी समझाया। अब वापस लौटते हैं राजस्थान में और अब कुछ योजनाओं पे बात करते हैं। राहुल कसवा का इंटरेस्ट कृषि पे बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कहें या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपने बताया, चूरू में काफ़ी क्लेम लिया, लेकिन इस बार तो हमें ये सुनने में आ रहा है कि किसानों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्लेम क्या नया कुछ परिवर्तन कर दिया गया? बिल्कुल जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम था किसानों के लिए। दिखाने के लिए दो सबसे बड़े प्रोग्राम थे, एक तो बीमा योजना, एक किसान सम्मान निधि, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 16 रुपये 85 पैसे पर डे देती है किसान को। 16 रुपये 85 पैसे जो 6,000 रुपये बनते हैं वो पर डे देती है, जिससे किसान का विकास होता है। और ये बीमा की योजना थी। ये दो योजना थी दिखाने के लिए। और आज ये सरकार, राजस्थान का तो मैं दे दूँ एग्जाम्पल स्पेशली आपको, जब से भजनलाल जी की गवर्नमेंट बनी है, बीमा योजना को डे बाय डे, तिनका बाय तिनका मारने का काम किया जा रहा है। और इस बार तो सरकार ने 2021 का हमारा एक इशू था चूरू का, मैं छोटा एग्जांपल दूंगा आपको। उसमें स्टैक ने गलत फैसला करते हुए हमारे को क्लेम डिसबर्समेंट की घोषणा करी सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के एवरेज के हिसाब से। उससे चूरू जिले का 750 करोड़ का क्लेम 250 करोड़ में सलट गया। हमने उसकी लड़ाई लड़ी, किसान संगठनों ने लड़ाई लड़ी, धरने चले, रोड जाम हुई और फिर एक आदेश निकला कि दोबारा से आप डेटा कलेक्ट कराओ। हमारा फोकस इतना ही था, अगर बीमा कंपनी किसी क्रॉप कटिंग में जाती है और उस क्रॉप कटिंग करने के बाद में अपने उस फॉर्मेट पे साइन कर देती है, साइन करने के बाद में कोई शिकायत दर्ज नहीं करती उस 15 दिनों के अंदर, तो बीमा कंपनी को फिर कोई हक नहीं है कि बाद में शिकायत दर्ज कराने का। बीमा कंपनी ने ट्विस्ट किया पूरे सिस्टम को। ऑफिसर्स दिल्ली जयपुर में जो बैठे थे वो समझ नहीं पाए और उन्होंने कन्विंस करा दिया कि भी क्रॉप कटिंग का वहाँ से सैटेलाइट और इससे देंगे। हमने लड़ाई लड़ी, स्टैक दोबारा बैठी, कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे अक्टूबर 23 में बैठी और फरवरी 29 2024 को स्टैक ने फैसला लिया कि जो पहले की स्टैक थी उसमें कुछ कमियां रह गई। अब स्टैक ही फैसला करती है कि जहां क्रॉप कटिंग पे सिग्नेचर है वहां तो पैसा क्रॉप कटिंग से दे दो, जहां सिग्नेचर नहीं है वहां पे हम सलाह लेंगे भारत सरकार की। मैं 1.5 साल से उस फाइल के पीछे घूम रहा हूं और आज मुझे पता लगा कि 2 दिन पहले उन्होंने मीटिंग करके ये फैसला कर दिया कि 29/2 की स्टैक की रिपोर्ट कैंसिल और जो पहले का फैसला लिया वही फैसला सही रहेगा। मुझे लेटर की कॉपी करके मुझे भेज दिया कमिश्नर एग्रीकल्चर ने। कमिश्नर एग्रीकल्चर ने किसानों को कलम से मारने का काम किया है, हमारे 500 करोड़ के क्लेम को खाने का काम किया है बिना हमें बताए। और आप इस स्कीम की का एक स्ट्रक्चर तो देखो कि न किसान न जनप्रतिनिधि दोनों अलाउड नहीं है स्टैक में बैठने के लिए। बीमा कंपनी का अधिकारी बैठेंगे और राजस्थान सरकार के अधिकारी बैठेंगे। अब हमारी तो सारी डिपेंडेबिलिटी उस राजस्थान के अधिकारी पे है और अगर वही मुंह मोड़ के बैठ जाए तो किसके पास जाके रोए किसान। आप सोचो, एक कलम से कमिश्नर मैडम ने बिना हमें बताए
मैं मिल के आया हूँ 20 दिन पहले मंत्री महोदय के सामने, तब मुझे विश्वास दिलाया था एमपी साहब हम जल्दी फैसला कर देंगे इसका। उनके मन में बदमाशी थी, बेईमानी थी, और हम इस लड़ाई लड़ेंगे पूरी इसकी, चाहे हमें जमीन पर लड़नी पड़ो। किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये तो स्टेट में बीमा कंपनी का फायदा हुआ है, 550 करोड़ क्लेम बच गया, उसका फायदा किसको होगा? एक कलम से मार दिया, आपने पूछा तक भी नहीं, और आपने ये लाइन लिख दी स्टेट ने, और स्टेट ने लाइन डिस्ट्रिक्ट पे डाल दी। हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हम धरना प्रदर्शन पूरा करेंगे, हमने शिकायत दर्ज कराएंगे ऐसे। और अब देखिए क्या हुआ, अब क्रॉप कटिंग का जो सैंपल होता है हमारा, वो 5 मीटर बाई 5 मीटर का होता है। वो सैंपल पहले अजमेर रेवेन्यू बोर्ड दिया करता था कि उस फला पटवार मंडल में आप क्रॉप कटिंग जाके करवाइए। अब राजस्थान सरकार ने पिछली बार एसएसटीसी से सैटेलाइट बेस्ड सैंपल देना शुरू कर दिए। कैसे मिलते हैं सैंपल? वो बीमा कंपनी का अधिकारी कर्मचारी पहले गांव में घूमता है, जहां फसलें अच्छी होती हैं वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिख जाता है, और वही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर क्रॉप कटिंग होती है। चूरू जिले का 2023 खरीफ का क्लेम आया है 550 करोड़ से ऊपर आएगा, 600 करोड़ के लगभग, और 24 का पूछो कितना है विवेक जी? मात्र 35 करोड़। इतना डिफरेंस? इतना डिफरेंस को बता देंगी कमिश्नर साहब बैठी हैं यहाँ पे, बता दें कि क्यों आया इतना डिफरेंस किसी के पास? जो आप कह रहे हैं कि नया ये जो सैटेलाइट वाला लेते हैं लोकेशन, और वो अच्छी फसल की चूरू लोकसभा की अगर बात करें तो हर जगह परिस्थितियां अलग अलग। यस, आपने बताया कि 19% ही सिंचित, 19% सिंचित है। हम रेन फेड इरिगेशन करते हैं, बारिश के आधार पे हमारी खेती है। और अब सरकार ये फैसला और करने जा रही है कि इस बार क्रॉप कटिंग हम मैनुअली करेंगे ही नहीं, हम क्रॉप कटिंग करेंगे सैटेलाइट से। अरे भाई, एक फली में कितने दाने हैं वो सैटेलाइट बता देगी क्या? क्यों मांगना चाहते हो? स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसान का, तीनों का प्रीमियम तो जमा होता ही है, तो क्लेम कितना भी आए। बीमा कंपनी को लाभ देने के लिए सरकार चल पड़ी है। 2023 खरीफ का हमारा इशू 1.25 साल से कमिश्नर की टेबल पे पड़ा रहा। एसजीआरसी की मीटिंग होनी थी, स्टेट ग्रीवांस रिड्यूसल कमेटी की मीटिंग होनी थी, 1.25 साल तक मीटिंग नहीं करी। अब मीटिंग करी जून में जाके, जब मैं मंत्री महोदय किरोड़ीलाल जी से मिल के आया, मीना जी ने, मंत्री महोदय ने हैंड टू ऑर्डर दिए, मीटिंग हुई, और अब हमारा क्लेम डिसबर्समेंट हो रहा है। तो सरकार खुद ही अपनी स्कीमों को अब मारना शुरू कर चुकी है, प्राथमिकता में नहीं रहा बिल्कुल भी। और है ही नहीं। और आप देखिए मैंने कितना पैसा खर्च हुआ इरिगेशन के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर बात तो बहुत करते हैं कि कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए हम हर चीज करने के लिए तैयार है। राजस्थान में अगर एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहें और राहुल कसवा कृषि मंत्री है, क्या करेंगे? पहली प्राथमिकता क्या रहे? देखिए, मैं कृषि मंत्री हूँ, मैं आपकी योजना क्या लाएंगे? देखिए जी, पहली बात तो समस्या सबके पास है, समाधान बहुत कम लोगों नहीं, प्योर समाधान है जी। आपने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान की नदियों का पानी रोकेंगे। 1960s में एग्रीमेंट गलत हो गया, तभी तो तेजी से गाय भैंस में चली गई। हाँ, और नेहरू जी के ऊपर हर बात की इल्जाम, किसी के गांव में कोने भी भिड़ जाने हैं तो नेहरू जी को नाम लगाने की कोशिश करें, हालत यह कर दी है। कहीं भी भाजपा की 11 साल की सरकार है, 12 साल होने वाले हैं, हर मुद्दे पे नेहरू जी को लेके आते हैं। और किसानों की भलाई है, किसानों के बारे में सोचा है ना, तो नेहरू जी के द्वारा ही हमारे को कनाल सिस्टम दिया गया है। छोटी मैं इस बात में जाता हूँ, आप कहते हो पाकिस्तान का, बात पूरी कीजिए, क्योंकि नेहरू के बारे में आप बोल रहे हैं और वो यूथ को जानना जरूरी। राहुल जी, ये बात पूरी कीजिए। देखिए, क्या दिया राजस्थान को इस मात्र 8 करोड़ की लागत थी, शायद 8 या 33 करोड़ की लागत से भाखड़ा नांगल डैम से हमारा एक कनाल सिस्टम बना। आज जितना भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, कनाल सिस्टम बना 1960s की देन है। कितनी कनाल बनाई है पिछले 11 सालों के अंदर। अपन पाकिस्तान के जाने वाले पानी को रोकने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की 3 नदियां पाकिस्तान की हैं, 3 नदियां हमारी हैं, उसमें भी हमारा कुछ शेयर है। इन 3 नदियों की बात करते हैं जो हमारी 100% है। 2 MF पानी हर साल बरसात के अंदर एवरेज के ऊपर पाकिस्तान बह जाता है। कभी अपने रोकने की कोशिश करी है? 2 MF पानी का मतलब ये है कि मैं बोरे से बोरे में अगर 2 MF पानी को इस्तेमाल करूं तो मैं 8 से 9 लाख हेक्टेयर जमीन के ऊपर सिंचाई कर सकता हूं, और 8 से 9 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो सकती है। मेरे चूरू जिले में 13,90,000 हेक्टेयर लैंड है, 20% के ऊपर ही पानी लगता है, तो 2,80,000 पानी लग गया, 11 लाख हेक्टेयर बच गई। 11 लाख हेक्टेयर में से 8 लाख हेक्टेयर पानी के लिए रोक ले, और जो हमारा हरीके बराज है उसमें 74,000 क्यूबिक मीटर की एकर्स का हमारा कैचमेंट एरिया था, जहां पानी स्टोर करते थे स्टार्टिंग में। आज घट के 30,000 रह गया।
कितनी सिल्टिंग हो चुकी है इसके अंदर। उसी पानी को हम रोक लें तो हम इस पूरे चूरू जिले के अंदर सिंचाई के पानी की व्यवस्था कर दें, हम गंगानगर कुछ बीकानेर में भी कर दें, हम हनुमानगढ़ के लेफ्ट आउट पार्ट में कर दें, जैसे मेरे भादरा के 18 गांव वंचित हैं, हम उसे पानी कर दें। पैदावार कितनी हो, 9 लाख हेक्टेयर जमीन का मतलब एक हेक्टेयर में बुरे से बुरे में 3 से 4 टन की पैदावार होती है, दलहन की तिलहन की। 3 टन ही पकड़ ले तो 27 लाख टन की पैदावार हम चूरू अकेला कर सकता है। 2024-25 में हिंदुस्तान की सरकार ने 48 लाख टन दलहन और तिलहन इंपोर्ट किया है, बाहर से मंगवाया है। अकेले हमारे पास इतनी ताकत है कि 27 लाख तो हम ही दे देंगे, पर ये विल चाहिए। आपके पास में रेलवे का बजट है 2.5 लाख करोड़ रुपए का हर साल, आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट देते हो 2 से 2.25 लाख। आपने सेमीकंडक्टर्स, अलंग बड़ंग इंडस्ट्री सबको पैसा लाखों करोड़ के अंदर दिया है। कितना पैसा आपने दिया है पिछले 12 सालों में? हर साल कमिटेड के साथ में ये पैसा इरिगेशन पे जाएगा। एक सिंगल प्रोजेक्ट भी नहीं है 11 साल के अंदर। तो जब तक अगर आप बात कर रहे थे कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन देने की है, प्रिसीजन इरिगेशन देने की है। एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन, हमारी एफिशिएंसी क्या है? 46% की है। आज इजराइल की एफिशिएंसी क्या है? 90%। 100 लीटर पानी में मैं 46% पानी को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, बाकी मेरा पानी एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। अब हम ड्रोन दीदी की बात करते हैं। इरिगेशन अगर हो जाएगा तो किसान की आय भी आय बढ़ेगी, और आज किसान को एजुकेट करने की बात है, हैंड होल्डिंग की बात है। आज मूंग के अंदर जो बीमारी लगी, हमारे किसान को पता ही नहीं। 5-5 बार हम स्प्रे कर चुके हैं। हम जो स्प्रे की का डब्बा पैकेट लेके आ रहे हैं दुकान से, पता नहीं वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। मंत्री महोदय खुद घूम के आए, कितनी फैक्ट्रियां पकड़ी गई। अब किसान का टारगेट है कि वो कीड़ा मरना चाहिए ताकि उसकी फसल बचेगी। उस बेचारे ने हजारों रुपए का लोन भी ले रखा है, उसकी किसी से भी चलती है, उसको तो फसल जिंदा रखनी है। कितना डालना चाहिए कौन बताएगा? ड्रोन दीदी की बात क्यों नहीं सरकार खुद पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स को थ्रू ड्रोन स्प्रे करती? अब ड्रोन दीदी बनाई बीजेपी गवर्नमेंट की, एनडीए गवर्नमेंट ने। ड्रोन दीदी की बात करते हैं, चूरू जिले में एक है ड्रोन दीदी। दीदी कट लेके जाओ थे, बताओ कितनों बड़ो इलाको है उसके पूर्ति। तो मेरा ये कहना कि हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है, किसानी को छोड़ दिया। आपने बात की एमएसपी के ऊपर, एमएसपी के रेट बढ़ा दिए, बहुत अच्छा किया, मैं तो अच्छा वेलकम करता हूँ। हर साल रेट बढ़े हैं, एमएसपी की खरीदारी भी होनी चाहिए, हो रही है। क्या होती है क्या? 11% टोटल कल्टीवेबल लैंड जो प्रोड्यूस चूरू जिले की थी, चूरू लोकसभा की, पिछले बार में राजफेड ने मात्र 11% परचेज किया। उसमें से भी इतनी धांधलियां हो रही हैं कि दलाल बैठे हैं, पहले ही जमाबंदी ले लेते हैं और किसान को मौका नहीं मिल पाता। बेचारा किसान 8-8 दिन तक मूंगफली की लाइन में खड़ा रहा, बीकानेर के अंदर, डूंगरगढ़ में, सदारशहर में, सुजानगढ़ में 8-8 दिन तक लाइन में खड़ा रहा उस एमएसपी को तुलवाने के लिए। और उसमें जाके क्या, मूंगफली में हाथ डाला तो बताया कि मूंगफली दागी है, ये तो हम ले ही नहीं सकते। फिर जब दोबारा हाथ डाला तो किसी ने 10,000 डाल दिए उसमें, तो कहते हैं तो मूंगफली साफ हो गई, वो मूंगफली तुल जाती है। तो हालत ये है कि किसान हमारा अकेला रह गया है, और किसानी 55% पॉपुलेशन, आज मेरी तो कॉन्स्टिट्यूंसी 75% पॉपुलेशन कोई भी जाति की भी हो, कोई धर्म की भी हो, वो किसानी में है। और आज की तारीख में हम बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अब पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप लॉसेस बीमा के अंदर शामिल थे, वो हटा दिए गए। आज किसान की फसल गल गई, बारिश एक्सेस हुई, चूरू जिले में पूरे में हुई, मूंग मोट की फसल खराब हो गई। अब किसान को कोई बताने वाला नहीं है, वो बेचारा अपनी फसल निकाल रहा है, फसल निकाल लेगा, क्रॉपिंग कहाँ कराओगे? तो मेरा किसान प्राथमिकता से है। और यही है विवेक जी, यही हालत हमारी इंडस्ट्री की है। 2024 के बाद में एक पॉलिसी भी नहीं है इंडस्ट्री की राजस्थान के अंदर। बता दीजिए मंत्री महोदय, मेरी बात सुनते हो तो। अब राजस्थान में अगर बात करें तो राहुल पासवान ने 3 मुख्यमंत्री देखे हैं। तीनों मुख्यमंत्री के बारे में शॉर्ट में जो उनके बारे में आपके अंदर थॉट है वो बताइएगा। फर्स्ट आपने देखा वैभव सिंह को तो देखा, उनके बारे में आप बहुत सुन रहा है। मैम विजनरी है और हमेशा उन्होंने विजन के साथ में वेल ट्रेवल्ड है, तो समझती भी डेवलपमेंट किस रूप में आना है। और कॉन्फिडेंस दिखता था लीडर और पब्लिक एट लार्ज राजस्थान के उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार भी करती आई है। और हमेशा उन्होंने यूनिक जो जल स्वावलंबन की बात करी है, वो जैसी योजनाएं चली वो उन्हीं के स्कीमों के आधार पर चली हैं। बहुत सी स्कीमों में इनोवेशन उन्होंने भी लेकर आया, जिसको बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉलोअप भी किया है।
पर मैं मानता हूँ विजनरी लीडर हैं और राजस्थान के अंदर वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स में हमेशा काउंट होती रही हैं। अशोक गहलोत हुआ। देखिए गहलोत साहब का एग्जीक्यूशन सॉलिड था, मैंने कभी उनको रोते हुए देखा नहीं कि पैसे नहीं है। जो डेवलपमेंट किया, जो रोड्स मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कर रहा हूँ मैं, तो शायद आसपास बता सकता हूँ, एक भी ऐसी रोड नहीं है जिसमें आप भारत सरकार का पैसा लगा सकते हो। सभी स्टेट हाईवे की रोड्स एमडीआरस उन्होंने 7 मीटर 10 मीटर करवा दी। महात्मा गांधी स्कूल इनोवेटिव, क्या जरूरत है आज हमारे बच्चों को एजुकेशन की? विवेक आप बता दो, हम आज ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, इसके बिना हम कर लेंगे क्या काम? हमारा बच्चा कितना दुख पाता है, कितना स्ट्रगल करता है 12th के बाद जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहा है कि पढ़ने जाता है, तो अपन देखते हैं उनका विजन था। तो मैं समझता हूँ गहलोत साहब ने डेवलपमेंट के ऊपर, और देखिए हमारे पास टाइम तो 1000 दिन का ही होता है। 1000 दिन में आपको जमीन पे रह के दिन रात रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं, और वो नई चीज़ लानी पड़ती है जिससे स्टेट का अपलिफ्टमेंट हो और स्टेट आगे बढ़े। हमारे पास आज की तारीख में सबसे बड़ा लैंड मास है राजस्थान के पास, सबसे बड़ी डीएफसी हमारे यहाँ से गुजरती है, 2 ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर हमारे यहाँ से गुजरते हैं। हमारे को इंडस्ट्रियल हब बनना चाहिए, लैंड की हमारे पास कोई कमी नहीं है, मिनरल्स हमारे पास में है। अब आता है जो वर्तमान मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा। मैं भजनलाल जी के बारे में मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा उनको पार्टी के रूप में काम करते हुए देखा है। खास का कार्यकाल अभी तक तो कुछ इंजन स्टार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत से ज़्यादा ट्रैवलिंग हेलीकॉप्टर से हो रही है। नहीं, राइजिंग नेशनल तो टोटल फेल है, पब्लिक जानती है। लोगों को ज़बरदस्ती बुला बुला के इस प्रोग्राम्स को अटेंड कराया गया, जिन लोगों की ऑलरेडी इंडस्ट्रियाँ चल रही थी उनको साइन करवाए गए। आज तक बता दीजिए कितना एक आम आदमी को जिसने आपने राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना है, मिनिमम टाइम कितना लगेगा बता दो आप बिजनेस स्टार्ट करने के अंदर? मैं बता दूं, चूरू के अंदर एक डॉक्टर अपना नर्सिंग होम बनाना चाहता है, हरियाणा से उठ के आए हुए हैं, 1.5 साल हो गया, कमिश्नर के पास फाइल पड़ी हुई है, कोई उसको कन्वर्जन ही करवा दो। लैंड कन्वर्जन आपकी सिंगल विंडो ही नहीं है, मिनिमम 4 साल लग जाएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के अंदर। आपके 2024 की पॉलिसी के बाद में अपने पॉलिसी ब्रेक लगा दी। गहलोत साहब की पॉलिसी थी 10 साल तक आप पेमेंट दे रहे थे सब्सिडी का, अगर मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 50% की उनकी स्कीम थी। आपके पास नई स्कीम है क्या? एक भी प्रपोजल लगा सकते हो क्या? अभी आप सीए घंटे मारो कि मुझे रिप्स के अंदर स्कीम में पैसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगानी है, जवाब ही नहीं है। बद्रीलाल शर्मा के 18 महीने के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे राहुल इसमें? मैं तो 10 में से 2 नंबर भी देने में मुझे जोर आएगा, क्योंकि किस चीज़ के नंबर दें, मतलब किया क्या है? कोई नया रिफॉर्म है क्या? आपकी समसा की स्कीम बंद पड़ी हुई है, आपके जल जीवन मिशन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, सारे प्रोजेक्ट आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज किशनगढ़ से लेकर जयपुर तक का राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग की डेफिनेशन विवेक 2 लाइन में बताऊंगा। 10,000 PCU हो गया, 4 लेन बना दो। 25,000 PCU हो गया, 6 लेन बना दो। PCU पैसेंजर कार यूनिट 50,000 यूनिट से ऊपर आपका चला गया कोई भी हाईवे में ट्रैफिक, उसको नया नेशनल हाईवे बना दो। राजस्थान में 2 साल से मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं, अपने राजस्थान के हैं, सरकार दिल्ली में भी भाजपा की है, एक भी हाईवे लेके आए हो? सिंगल राष्ट्रीय राजमार्ग का नेशनल हाईवे कोई लेके आए हो? किशनगढ़ से अजमेर के अंदर 1,20,000 PCU है पर डे का, चल नहीं सकता आदमी इसके ऊपर। सीकर से लेकर जयपुर तक में 25,000 से ऊपर है, कोटा 22,000 टच कर चुका है, एक हाईवे नहीं है हमारे पास में। प्रोजेक्ट का नॉलेज काफी रखते हैं। मैं बता दी, मैं तो अभी जो डेटा है आप डेटा ला के दिखा दो, अगर एक भी हाईवे आप पास करा के लाए हो तो बता दीजिए आप। चेक करो। तब अंतिम दौर की ओर चलते हैं, थोड़ा राजनीति और इनसे वापस बाहर निकलते हैं। राहुल कस्वा को फिल्म कौन सी अच्छी लगती है? अब मैंने देखो जी फिलहाल तो फिल्में देखना बंद कर दिया। अभी लास्ट ये फिल्म लास्ट जो देखी है मैं वो देखी फार्मूला 1 की मूवी आई थी, मेरे किड्स मुझे दिखा के लाए थे, तो मुझे कार रेसिंग का शौक है तो उनको पता था, उन्होंने मेरी टिकट बुक करवा ली, तो मैंने वो देखी, अच्छी लगी मुझे बहुत। ड्राइव करता है, आपको ड्राइव करना बहुत पसंद है, ड्राइव के साथ गाना सुनना ही पसंद होता है? प्योर है, अच्छा लगता है सुनना। एक आध गाना? नहीं नहीं, दो अंतरे क्यों बता? विवेक तुम काम की बात पूछते, मुझसे मत पूछो। काम की दो अंतरे केवल बताने हैं कि ये गाना मुझे ड्राइव के समय। मेरी पर्सनैलिटी है ही नहीं वो, मैं गाना गा जाऊंगा ऐसा मुझे लगता नहीं। गाना नहीं, अरे मैं 2 लाइन नहीं, मेरे बस की बात नहीं। इसमें आप पीछे
हम इसमें बहुत पीछे हूँ, मेरी वाइफ भी मुझे बात कहती है कि मैं पीछे हूँ इस मामले में, पर नंदीलेस हूँ जैसा हूँ। बाकी योजनाओं के लिए हर विभाग में दौड़ते हुए राहुल कसवा को आईएएस से माथा मारते हुए हमने देखा। हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है। मैं तो कल भी आरडीएसएस के हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से मिल के आया। आरडीएसएस की ढाणी जोधपुर डिवीजन में 1,60,000 पास करा के लाए मार्च के महीने में। सितंबर आ गया, राजस्थान गवर्नमेंट टेंडर नहीं कर रही। स्कूल एजुकेशन के अंदर 1800 कमरे चूरू जिले को चाहिए, मैं तो स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी से मिल के आया। फिर मैं हाईवे के सेक्रेटरी से मिल के आया। हमारे एनएचआई के नॉर्थ एनएचआई के पीडी बैठते हैं जयपुर में। एक एनएचआई के पुल की डिज़ाइन के फॉल्ट है, उसमें 6 लोग मर गए, 50 लोग जान दे चुके हैं। अभी हमारा हनुमानगढ़ से किशनगढ़ का एक हाईवे है, जो मेगा हाईवे वसुंधरा जी के टाइम पे बना था। उस हाईवे को 4 लेनिंग करना है, ट्रैफिक चला गया 12,000 से ऊपर। तो सभी पुलिस स्टेशन से आंकड़े इकट्ठे करवाए, 200 से ऊपर डेथ है, 200 प्लस डेथ हो चुकी है इन 3-4 सालों के अंदर। और उसके ऊपर वो 4 लेन बनाना है, पैसा नहीं गवर्नमेंट के पास। तो मजा, जिम्मेदारी इसकी है, काम करने में मजा आता है, और यही मेरे गाने में यही उगाता रहता हूँ। एक आखिरी वाइंड अप करते हुए एक योजना बची मनरेगा, अभी इन दिनों बिल्कुल बंद चल रही है, आपके यहाँ क्या स्थिति है मनरेगा? मनरेगा का तो हमारे यहाँ तो बहुत गजब का मजाक काका जी ने बना दिया है। मनरेगा का पैसा 325 करोड़ रुपये आता है। तहसील मेरे पास में 7 है, और एक तहसील में 50 करोड़ दे दिए हैं, 48 करोड़ रुपये कुछ दिए हैं। मामला इसीलिए मैंने पूछा। और मजे की बात है, उस एक पंचायत में से, उस एक विधानसभा पंचायत समिति में 44 या 48 करोड़ कुछ दिए गए हैं। एक सरपंच को 2.5 करोड़ रुपये, हद हो गई है। वो लेबर लेके आ रहा है 50-50 किलोमीटर दूर से। तो टेंडर तभी अभी आपको मैं एक बताता हूँ, चूरू जिले के सावा नगर पालिका नहीं बनी है। काका जी के व्यक्ति बैठते हैं वहां पे, क्योंकि काका जी ने पत्ता हिलता नहीं है। टेंडर क्या निकाला है, फलां के घर के आगे से मिट्टी निकालनी है, फलां के घर का आगे मिट्टी डालनी है, फलां गली के अंदर मिट्टी काटनी है, फलां घर का आगे मिट्टी डालनी है। 35 लाख के टेंडर निकाल दी, 3-3 लाख रुपए के। खोला टेंडर शुक्रवार को, शनिवार को इसके ऊपर बिडिंग करनी थी, तो बीओक्यू के पोर्टल पे लॉक लगा रखा है, लोगों के पास स्क्रीनशॉट है, और 5 बजे वो बंद कर दिया। टाइम पूरा हो गया, अपने चहेतों को यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया। करप्शन। 2 करोड़ का टेंडर निकला नहर के पास में मिट्टी कटाई का, जो टेंडर 60% बिलो चला गया। किसी ठेकेदार ने जाके साइट विजिट कर ली होगी, तो उसको लगा कोई ज़्यादा काम नहीं है, 60% बिलो काम चला गया, टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया। फिर टेंडर दोबारा निकाला, मुझे बताया गया, तो मैंने एससी को कहा कि आप दोबारा जांच करिए इसकी, और उन कंपनीज को आप डिबार मत करिए जिन्होंने 60% डाला है बिलो, आपके गवर्नमेंट के पैसे बचेंगे। पर मैं 2 दिन बिहार में गया हुआ था, तो पीछे से वो टेंडर को निकाल दिया और 2% बिलो में दिया है। इतना फर्क 2% बिलो में तारानगर तहसील का नहर विभाग का टेंडर है। तो गवर्नमेंट के जो शुभचिंतक बैठे हुए हैं ना, वो ये कामों में लगे हुए हैं, खुली बंदरबाग हो रही है, और डेवलपमेंट के है ही नहीं। सुजानगढ़ में हम 3 दिन खड़े होकर आए हैं। सुजानगढ़ के अंदर खुद की नगर पालिका की सक्शन मशीन है, जो मलबे को, स्लज को सक करती है, बाहर निकालती है। मशीन खड़ी रही, निकल नहीं पाई 3 दिन के अंदर वो। राहुल कसवा को कोई मौका मिलेगा तो इस भ्रष्टाचार की जांच होगी। मेरा ये मानना है, एक लाइन में बोलूंगा, 1947 की आज़ादी है। आज हमारे को रिफॉर्म्स चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के अंदर चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, पैसा लग रहा है। 150 करोड़ रुपये की लागत लगी सुजानगढ़ के अंदर, अमृत सिटी में था। 150 करोड़ की लागत चूरू में लगी, अमृत सिटी थी। दोनों शहरों में पानी भर गया इस बरसात के अंदर। तो पैसा की कोई कमी नहीं है, प्लानिंग करने वालों की कमी नहीं है। चूरू का हमारा आरओ भी बन रहा है, देखो आप डिजाइन तो देख के आओ। मतलब कि उसके लिए मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा, हमने रिक्वेस्ट करी, मैं सर ये क्या बना रहे हो, क्योंकि एक ऑफिसर ने बंद कमरे में ड्राइंग बना दी, काका जी ने पास कर दी। 4 आदमियों काका जी मकान आ गए, तो 4 लेन के सैंक्शन टेंडर 4 लेन का हुआ, वो आरओ भी 2 लेन बन रहा है। मैंने तो कहीं दुनिया में देखा नहीं आज तक। शुक्रिया राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे सांसद बहुत कम हैं जिन्हें अपने क्षेत्र के प्रति इतना लगाव है कि जब हमने बात की कोई अगर राजस्थान की जिम्मेदारी या कहीं बाहर की जिम्मेदारी मिलती है तो उसमें भी प्रायोरिटी इनका चोरों उठा।